जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। और हिस्ट्री का जो पेपर यूजीसी नेट जून 2023 का हुआ है उसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री से भी जेआरएफ हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन को एनालिसिस कर दिया जाए तो आप अपने स्कोर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ चीजों का आप ध्यान रखें तो हिस्ट्री में भी अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। शुरू के जो सवाल होते हैं वो एंशियंट से सवाल होते हैं, प्राचीन भारत से सवाल होते हैं। इन सवालों को कैसे बनाया जा सकता है उसी की चर्चा करेंगे। अगर आप इस बार यूजीसी नेट का हिस्ट्री से पेपर दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदाकारी होगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये जून 2023 का जो पेपर हुआ है उसी की चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं और उस सवाल को हमें बनाना कैसे चाहिए और हमारे अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए एंशियंट हिस्ट्री के प्रति, मेडाइवल के प्रति और मॉडर्न के प्रति। इस सब कुछ की चर्चा करेंगे। और बस आपको इतना ही करना है कि पूरी वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर लेना। तो दोस्तों यहाँ जो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन से कथन सही है। मतलब कि पहला ही स्टेटमेंट जो है आपको स्थापना, मतलब कि 1 2 3 सही वाले से पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाएंगे इसी टेक्निक को सिखाएंगे। इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर आपसे सवाल नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला कहता है कि अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। जब अशोक के शिलालेख पढ़ोगे तो अशोक ने बृहत शिलालेख 1 से 12 लिखवाया जिसे मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं। फिर पृथक शिलालेख लिखवाया, स्तंभ लेख लिखवाया और अलग अलग लेख भी लिखवाया। यहां पर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लुम्बिनी अभिलेख की चर्चा है कि अशोक का जन्म स्थान है सॉरी, महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म धारण किया अशोक ने, तो जो बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी है वहीं की यात्रा करता है। क्वेश्चन पूछा है कि लुम्बिनी की यात्रा उन्होंने शासन के 10वें वर्ष की। तो दोस्तों ये शासन के 10वें वर्ष नहीं बल्कि 20वें वर्ष में की थी। इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो ये बेसिक चीज हमें ध्यान रखना है कि शासन के 20वें वर्ष की थी, ना कि 10वें वर्ष की थी। दूसरा कहता है कि अशोक का 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का अभिवाचन वकालत करता है। बिल्कुल सही है। अशोक के जो 7वां मेजर रॉक एडिक्ट है, हमने कहा कि 1 से 12 तक आपको हर शिलालेख के हर पॉइंट्स में क्या बातें बताई गई है उनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये पूछा है 7वां शिलालेख, बिल्कुल सही बताया गया है कि 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की गई है। तीसरा है पहला सही, दूसरा सॉरी पहला गलत दूसरा सही। तीसरा कहता है रुक्मिणदेई स्थित स्तंभ अभिलेख अशोक के की बोध गया तीर्थ यात्रा किए जाने का गुणगान है। मतलब कि क्वेश्चन कहता है कि रुक्मिणदेई अभिलेख में अशोक ने बोध गया जो तीर्थ यात्रा किया था उसी का उल्लेख है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा हमारा सही है, पहला गलत है। आगे हम लोग बढ़ जा रहे हैं, चौथा देखते हैं।
कहता है कि पृथक शिलालेख भिक्षु और भिक्षुनियों के निष्कासन के लिए आगाह करता है, यदि वे संघ में विघटन का प्रयास करे। ये भी सही है कि अशोक बौद्ध धर्म से तो संबंधित थे। अशोक के समय में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो अशोक ने स्पष्ट निर्णय दिया था कि अगर कोई भी हमारे समय में बौद्ध धर्म का विरोध करता है, बौद्ध धर्म का विरोध करता है संघ में रहते हुए, तो उसे हम निष्कासित कर देंगे। बेसिक सवाल है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है पांचवा। पांचवा सवाल है कि सागर अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि अशोक अपने शासन काल के 15वें वर्ष कोनकमान स्तूप का भ्रमण किया था। शासन के 15वें वर्ष में जो है ये बात कही है कि कोनकमान अशोक अपने शासन के 15वें वर्ष में कोनकमान स्तूप का आकार दुगुना करवाया था, तथा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में वहां का उन्होंने यात्रा भी करवाया था। तो हमारा जो है ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर अब हमारा क्या होगा? अभी देखें कि पहला सही था, पहला जो है हमारा गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। तो बी सी डी ई, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यद्यपि इसमें लेकर के कुछ कंफ्यूजन भी है, यूजीसी ने इसे जो है मतलब हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पर 20वें वर्ष में उन्होंने कोनकमन की यात्रा किया था, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट बातें नहीं की गई थी। यद्यपि आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्रुस्टोफेडन। सवाल है ब्रुस्टोफेडन क्या है? सिंपल सवाल है, ब्रुस्टोफेडन क्या है? भांड बनाने की शैली है, मनका बनाने की निर्माण शैली है, लेखन शैली है, प्रतिमान निर्माण शैली है। तो याद रखना, जो ये जो है एक लेखन की शैली है, ब्रुस्टोफेडन इतिहास में एक लेखन की शैली है जिसमें एक पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती है और दूसरी पंक्ति जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे साहित्य में आप लोग पढ़ते हो, उसी तरह से ब्रुस्टोफेडन शैली भी है, उसमें एक बाएं से दाएं, यह एक लेखन की शैली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल पूछा है, यह ब्रुस्टोफेडन जो है एक लेखन की शैली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को इतिहास का लेते हैं। अब सवाल पूछा है, निम्न लिखित यात्रियों को उसके आगमन के हिसाब से क्रम बनाए। तो यात्रियों का देखो, ये मॉडर्न में जो जो अंग्रेज भारत में आए थे उसी का क्रम पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, यूरोपीय आगमन का क्रम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम आप याद रखते हो तो आपसे सवाल जरूर बनेगा। जैसे मैं आपको सबका डेट भी बता देता हूँ, विलियम फिंच है 2 नंबर पर जो है, पहला रॉल फिंच है। पहले क्या है, 4 नाम है, जॉन मिंडेल हॉल, विलियम फिंच, थॉमस क्यूरोट और मनुची। इन्हीं चारों को क्रम से आपको बनाना है। पहला है मिंडेन हॉल। यह एक ब्रिटिश व्यापारी था जो करीब करीब 1599 में भारत आया था। 1599 से 1605 तक रहा था मिंडेन हॉल। ये अकबर के समय में आया था। यह ब्रिटिश व्यापारी था, ये भी याद रखना। यह ब्रिटिश व्यापारी था जो अकबर के समय में आया था। दूसरा नाम था रॉल फिंच, जो कैप्टन हॉकिंस के साथ जहांगीर के समय में आया था 1608 में। यह जहांगीर के समय में आया था।
रॉल्फ विलियम फिंच, याद रखिएगा, ये सब याद रखना क्योंकि यहां से सवाल पूछता है। जहांगीर का समय था। तीसरा था थॉमस क्यूरोट, यह 1612 में जहांगीर के समय में ही आया था। 1612 में जहांगीर के समय में आया था। और मनीचित, आपको नाम याद होगा, ट्रेवर्नियर, वर्नियर और मनुची। ये ट्रेवर्नियर, वर्नियर और मनुची, ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में आया था। इसीलिए ट्रेवर्नियर, वर्नियर और मनुची, यहां पर सिर्फ मनुची पूछा था। तो हम मनुची जो लगभग 1653, जब औरंगजेब का शासन था, वहां से लेकर के 1708 तक के बीच जो है यह भारत की यात्रा किया। मतलब ये शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आए थे। अब क्रम बना लीजिए। क्रम तो ए बी सी डी होगा। किसमें ए बी सी डी है? ए बी पहले जो है मिल्टन, हाँ तो ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी किसी में है ही नहीं। अब देखिए ए, ये आंसर सी हो जाएगा। यद्यपि देखिए ए के बाद बी है, बी के बाद डी है, डी इतना, चूंकि एक में ही ऑप्शन ए है, यद्यपि ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन मजबूरी में हम इसको लेना हमें पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें नहीं है। ठीक है, तो मजबूरी में लेना पड़ा सी वाले को। यद्यपि इसका हम डेट के हिसाब से अगर देखें, कहता आगमन का क्रम पहले कौन आया, तो पहले तो आपको मिंडल हॉक आएगा, 1599 है। फिर दूसरा होगा 1608 है, फिर 1612 है, 1653 है। तो इसका जो सीरीज भी बनाया है यूजीसी ने, गलत ही बनाया है, वैसे ही सी होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। इस बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा है और हर बार पूछता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन से कथन सही है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, रोमेश चंद्र दत्त ने ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑन फेमाइंस एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया लिखा। बिल्कुल सही है। कर्जन का समय भी 1898 से 1905 का बीच है, और रमेश चंद्र दत्त ने ये बुक लिखी है, इनकी बुक है। तो पहला तो सही है। हम ऑप्शन में देख लेंगे पहला किस किस में है, वही आंसर होगा, उसके लिए चिंता ही नहीं करना है। दूसरा है, 1918 में औद्योगिक आयोग 1916 में गठित हुआ। 1918 का औद्योगिक आयोग 16 में गठित हुआ और 18 में रिपोर्ट दी। ये भी सही है। जो 1918 में औद्योगिक आयोग आया था, वो 1916 में गठित हुआ था, और रिपोर्ट उन्होंने जो है 18 में दिया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड मॉडर्न का क्वेश्चन ले लिया है। कहता है सी, औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग सकारात्मक राज्य कार्रवाई की वकालत करते हुए मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया एक नोट था। बिल्कुल सही था। इस पर मदन मोहन मालवीय ने एक लेख भी लिखा था। नेक्स्ट कहता है 1929 में बेविंगटन स्मिथ समिति ने 29 में अपनी सिफारिश जमा की। गलत है। बेबिंगटन स्मिथ समिति अकाल राहत, गलत, अकाल से संबंधित यह नहीं था। इसका आंसर पहले हो जाएगा, ए बी सी। तो इनको ध्यान में रखिएगा कि कमिटी से रिलेटेड भी एक सवाल हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, तो उन सवालों को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल को, एक आध सवाल और लेते हैं। मैं चाहता हूं आप इसके हिस्ट्री के टेक्निक को जानें, जिससे कि आप सवाल अच्छा बना के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पांचवा पूछा था कि बौद्ध धर्म के
पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ मिलिंद पन्ह या मिलिंद पन्नों में सवर्ण भूमि, टकीला और चीन की समुद्री यात्रा के संदर्भ मिलते हैं। बिल्कुल सही है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसमें मिलिंद के वार्तालाप की चर्चा यहाँ पर है। दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रंथ निदेशा के अंश में दूरवर्ती पूर्व प्राचीन भारतीय व्यापार का व्यापक विवरण मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो यहाँ भी जो है एक व्यापक विवरण यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हमें सही लेना होगा। कंबोडिया के हिंदू राज्य का एक विवरण चीन द्वारा संरक्षित है, जिसे फूनान कहते हैं। बिल्कुल, फूनान जो है वहां पर भी जो है कंबोडिया में हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं और हिंदू से संबंधित बौद्ध धर्म के भी प्रमाण मिले हैं, इसलिए हमारा सी भी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अनाम में हिंदू राज्य को चंपा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कौंडिल्य ने चंपा के राज्य की स्थापना की? नहीं, कौंडिल्य ने चंपा की राज्य की स्थापना नहीं की थी। तो मतलब कि ई को छोड़कर सारे सही होगा। तो मतलब हिस्ट्री में भी अब बहुत स्टैंडर्ड सवाल पूछ रहे हैं, तो उन स्टैंडर्ड सवालों को जब आप बनाने के लिए सीखेंगे, 10 ईयर बनाएंगे और एक डेप्थ नॉलेज। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने हिस्ट्री का सवाल इसीलिए लिया कि मैं पढ़ाता तो हिंदी भी हूँ, ज्योग्राफी हूँ, पॉलिटिकल साइंस हूँ। तो मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो हिस्ट्री के सवाल पूछे जा रहे हैं अब स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं, और एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों से डेप्थ सवाल पूछे जा रहे हैं। एंशियंट से भी आप देखोगे तो पूरा एंशियंट के इतिहास लेको पूछा जाता है कि जैसे कि अभी आप देखो, अगर मौर्यन पढ़ोगे तो पूरा मौर्यन 50 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना होगा। बौद्ध धर्म में भी बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट को आपको याद रखना होगा कि बौद्ध धर्म का कहाँ विकास हुआ, कंबोडिया में किस तरह हुआ, चाइना में किस तरह हुआ, म्यांमार में किस तरह हुआ, तिब्बत में किस तरह हुआ, जापान में किस तरह हुआ। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही साथ आपको अदर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां भी मेडाइवल में कितने कमीशन आए, धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के क्या दृष्टिकोण रहा है, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इतिहास से पेपर दे आ रहे हैं तो जरूर मैं कुछ क्लास आप लोग को फ्री दे रहा हूँ। जो भी बच्चे इतिहास से पेपर दे रहे हैं, एक बार जरूर मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।